हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज मुस्लिम लॉ। इससे पहले हिंदू लॉ हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आई बटन पे भी लिंक है, आप उसे जाके जरूर देख सकते हो। हमारे सिलेबस में फैमिली लॉ आता है और फैमिली लॉ के अंदर डोमिनेटली हम हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं। कॉलेज लेवल पे बात करें तो एक सेमेस्टर में ज्यादातर हिंदू लॉ कवर कराया जाता है एंड सेकेंड सेमेस्टर में मुस्लिम लॉ। फैमिली लॉ दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एग्जाम्स में भी आपके ये दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। यूजीसी नेट हो, ऑल इंडिया बार का एग्जाम हो, कोई पीसीएस का एग्जाम हो, स्टेट का कहीं पे भी कुछ हो, इन दोनों से बराबर क्वेश्चंस आते हैं। हिंदू लॉ पूरा डिटेल में हम कवर कर चुके हैं, उसमें काफी सारे फॉर्मल बेयर एक्ट्स हैं, ठीक है। मुस्लिम लॉ का ट्विस्ट क्या है, इसमें बेयर एक्ट्स हैं कुछ क्योंकि लेजिस्लेशंस बने हैं, बट डोमिनेंटली यहाँ पे थ्योरी बहुत है। यहाँ पे सॉलिड एग्जैक्ट बेयर एक्ट आपके हाथ में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बार का एग्जाम देने जाएंगे हिंदू लॉ के लिए, आप हिंदू मैरिज एक्ट, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, सबके लिए आपके पास बेसिक लॉज बने हुए हैं। एज इट इज आप उसको लेके जा सकते हैं जहाँ पे बेयर एक्ट अलाउड होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। कुछ लॉज हैं जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जो नए लॉज आए हैं उनको लेके कुछ लेजिस्लेशन हैं। अदरवाइज यहाँ पे थ्योरी कंटेंट ज्यादा है, इसलिए इसके लेक्चर जरूर देखना, आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। आज है लेक्चर 1, ठीक है। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सब्जेक्ट का एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे इस्लाम का। ये आपके टेक्निकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए सुपर रेलेवेंट नहीं होता, बट आपको बैकग्राउंड जब पता होता है तो ज्यादा क्लैरिटी होती है, आप आगे की चीजें बहुत बेहतर समझ पाते हैं। रही बात उनकी जो सेमेस्टर्स दे रहे हैं, आपको लॉन्ग आंसर्स अगर लिखने होंगे तो दिस इज ऑलवेज हेल्पफुल टू राइट इंट्रोडक्शंस, या फिर कभी कभी अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही आ जाए बाई चांस तो आप प्रिपेयर्ड होते हो। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल लर्न विद मानसी हिस्ट्री। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर देन डू हाइप इट, इट हेल्प्स मी रीच अ वाइडर ऑडियंस। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट्स होती हैं, लेक्चर्स की पीडीएफ हो गई या और भी कोई अपडेट है, आप वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहते हो, कोई भी डाउट है, वी ऑल कनेक्ट हियर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड दिस इज माई पर्सनल स्पेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मुस्लिम लॉ क्या है? ये आपके फैमिली लॉ का पार्ट है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, फैमिली लॉ में मोस्टली हम हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, तो मुस्लिम लॉ फैमिली लॉ का पार्ट है। इट इज अ पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या होता है? जो आपके पर्सनल चीजों को गवर्न करता है, शादी, तलाक, प्रॉपर्टी, ठीक है, इनसे रिलेटेड, गार्जियनशिप, एडॉप्शन, ये आपके पर्सनल मुद्दे होते हैं। तो इट इज अ पर्सनल लॉ एंड अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ that is applied by courts in regard to family matters when the parties are Muslims। अगर जो पार्टीज हैं केस में वो मुस्लिम्स हैं तो उस केस में सिविल लॉ की एक ब्रांच है ये, जिसको कोर्ट इस्तेमाल करती है फैसला लेने के लिए जब कोई पर्सनल लॉ का मुद्दा होता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बेसिक है बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ। अगर किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया तो इट डज नॉट मैटर कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, ये पर्सनल लॉ नहीं है, दिस इज क्रिमिनल क्राइम हुआ है, ठीक है। तो वहां पे जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं वो अप्लाई होंगे, उसका मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ से लेना देना नहीं है। बट अगर किसी का कोई पर्सनल इशू है, ठीक है, फैमिली मैटर है, कोई तलाक का इशू है, शादी का है, एडॉप्शन का है, तो उस केस में आपके पर्सनल लॉ कोर्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों पार्टीज मुस्लिम्स हैं तो उस केस में फैमिली लॉ की ये ब्रांच अप्लाई होती है। आई होप दिस इज क्लियर। उसको आमतौर पे क्या कहा जाता है? शरिया। कहीं पे किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मोस्टली अरबिक टर्म्स या उर्दू टर्म्स होते हैं, ठीक है। शरिया का बेसिक मतलब क्या होता है? इट इज अ पाथवे टू बी फॉलोड, एक जीवन जीने का तरीका, एक बेसिकली लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, एक रास्ता जो ऊपर वाले ने दिखाया है जिसको आपको फॉलो करके जीना चाहिए, ठीक है। फिक किसे बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटेल्स एंड रिफर्स टू इन्फेरेंस ड्रॉन बाय स्कॉलर्स। जो भी स्कॉलर्स हैं, जो आपके पढ़े लिखे लोग होंगे उस धर्म से जुड़े हुए, जो भी उन डिटेल्स को समझ के जो इन्फर करते हैं, जो मीनिंग निकालते हैं, उसको आमतौर पे फिक कहा जाता है। आई एम अगेन सॉरी इफ द प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। पर शरिया क्या है? शरिया वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे ये डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो शरिया बेसिकली एक पाथवे है जो फॉलो करना चाहिए हर मुस्लिम को एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए, ठीक है, भगवान की राह पे चलने के लिए। वर्ड मुस्लिम कहाँ से आता है? इस्लाम से ही डिराइव होता है। इट सिग्निफाइज अ पर्सन हु अडॉप्ट्स द फेथ ऑफ इस्लाम। कोई भी इंसान जो इस्लाम में विश्वास रखता है, उसको मानता है, उसे हम मुस्लिम कहते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं। इट इज बिलीव टू हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिवाइन, ऑब्वियस सी बात है। डिवाइन यहाँ पे हम अल्लाह को कह रहे हैं। डिवाइन कम्युनिकेटेड इट टू प्रॉफिट मोहम्मद हु प्रेस्क्राइब देम इन कुरान। सो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे मेन लॉ के लिए रिलेवेंट नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द बैकग्राउंड कि प्रॉफिट किनको बोलते हैं? जो मैसेंजर होते हैं, पैगंबर जिसे कहा जाता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनको डिवाइन रेवलेशंस हुए थे। ऐसा कहते हैं कि उनको
अल्लाह ने बेसिकली धर्म का ज्ञान या जीने का ज्ञान, जो भी बेसिक इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, वो उनको बताए थे एंजल गिब्रियल के थ्रू, और उन्होंने बाद में उसे समाज में लोगों को बताया था। ठीक है, ये बेसिक है। सो डिवाइन अल्लाह कम्युनिकेटेड इट टू प्रॉफिट मोहम्मद हु प्रोस्क्राइब देम इन कुरान। बाद में उसे एक किताब के फॉर्म में जब कोडिफाई किया गया तो वो कुरान बनी, जो उनकी होली बुक है। ठीक है, लेटर मुस्लिम ज्यूरिस्ट रिफाइंड दीज प्रिंसिपल्स एंड ओवर टाइम जैसे जैसे समाज बदला, क्योंकि हम 600 एडी की बात कर रहे हैं, तब से लेके आज तक समाज बहुत बदल चुका है। तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, आलिम फाजिल लोग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बड़े बड़े धर्म ज्ञानी जिन्हें कहा जाता है आमतौर पे, उन्होंने समय के साथ उन प्रिंसिपल्स को रिफाइन भी किया। Sharia, it is fundamental religious concept of Islam, namely its law systemized during second and third centuries of Muslim era, यानी कि 8-9 सेंचुरी हमारे हिसाब से 8-9 सेंचुरी के आसपास जो भी फंडामेंटल रिलीजियस कॉन्सेप्ट थे इस्लाम के, शरिया जिन्हें बोलते हैं, वो एक तरीके का लॉ था जो कोडिफाई हुआ, धीमे धीमे सिस्टमाइज होता गया। ठीक है, टोटल एंड अनक्वालिफाइड सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह गॉड इज अ फंडामेंटल टेनेट ऑफ इस्लाम। बहुत बेसिक सी बात है कि इस्लाम में माना जाता है कि आप कंप्लीट पूरी तरह सबमिट करेंगे अल्लाह को, कि सिर्फ एक ही भगवान है, वही है, उनके अलावा आप किसी और को नहीं वो करेंगे, किसी और को नहीं मानते। एंड लॉ क्या है? अ डिवाइन ऑर्डेन्ड पाथ ऑफ कंडक्ट। तो इस्लामिक लॉ बेसिकली क्या है? ऊपर वाले का ही बताया हुआ है पाथ, शॉर्ट में यही है, बाकी बेसिक सब लोग समझते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल ओवरव्यू की बात करें, शॉर्ट में हिस्ट्री समझ लो। प्रॉफिट मोहम्मद स्प्रेड द इस्लामिक रिलीजन, ठीक है, और उनकी डेथ कब हुई? 632 सीई। सीई बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये हिस्ट्री स्टूडेंट हूं तो बता दे रही हूँ। आप लोग आमतौर पे बीसी और एडी सुनते हैं, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, ऐसे करके, बट ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो चुकी है। इसको मोस्टली बीसीई और सीई करके लिखा जाता है। तो बीसी की जगह बीसीई यूज होता है एंड सी एडी की जगह सी। तो जहां भी मैंने सी लिखा है उसे एडी अपने आप समझ जाना। ठीक है, तो उनकी डेथ कब हुई? 632 सीई में। ही डिड नॉट चूज अ सक्सेसर, उन्होंने कोई अपने आगे किसी को अपॉइंट नहीं किया कि मेरे बाद ये देखेंगे सब कुछ। तो स्प्लिट आया शिया और सुन्नी में, ये हम आगे डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे। शिया बेसिकली कौन होते हैं? वो जो बिलीव करते हैं दैट ओनली पीपल रिलेटेड टू मोहम्मद बाय ब्लड शुड लीड द कम्युनिटी। वो लोग जो ये मानते हैं कि जिनका प्रॉफिट मोहम्मद के साथ खून का रिश्ता है, उन्हीं को आगे कम्युनिटी को लीड करना चाहिए। सुन्नी कौन होते हैं? जो लीडर मानते हैं कि कम्युनिटी के एग्रीमेंट से चूज किया जाना चाहिए। बाकी और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस लेवल पे जाओगे तो बहुत सारी बातें हैं, हमारे लिए इससे ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। अब कुछ फेजेस हैं, एक टाइमलाइन होती है, हमेशा हिस्ट्री को टाइमलाइन में डिवाइड करके देखा जाता है कि एक फेज आया जिसमें ऐसा हुआ, एक दूसरा फेज आया जिसमें ऐसा हुआ। हमेशा ही आपको आंसर लिखने में बेटर पड़ता है, समझने में भी बेटर होता है। तो बाय चांस आपको क्वेश्चन थ्योरी में आता है इस चीज पे लिखने के लिए, तो आप इस तरह से फेजेस में डिवाइड करके लिख सकते हो। फर्स्ट फेज मोस्टली उसको हिजरी या हिजरात बोलते हैं, जिसमें माइग्रेशन हुआ। पहले वो मक्का में थे, वहां से जब मदीना गए उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये खत्म कब होता है? प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के साथ। ठीक है, इस बीच उन्होंने ही स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन रेवलेशंस, ठीक है, जो भी उनको रेवलेशंस हुए थे उस बेसिस पे, जिसको लेटर ऑन कुरान के फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, जो उनकी होली बुक है। एडिशनल लॉज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉफिट सेइंग्स, एक्शंस एंड कंडक्ट को सुन्ना बोलते हैं। सुन्ना या सुन्नत, सुन्नत बहुत लोग बोलते हैं। सुन्नत इज बेसिकली कि ये चीज सुन्नत मानी जाती है, सही मानी जाती है, बट द वर्ड इज सुन्ना, कि जो भी एडिशनल लॉज हैं, प्रॉफिट जो भी कहते थे, जो उनके एक्शंस थे या जो उनका कंडक्ट था, उससे जो बातें डिराइव की गई, उसे सुन्ना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ तो उन्होंने कहा प्रॉपर, तो वो कुरान में डॉक्यूमेंट हुआ, बट मान लो वो कोई प्रैक्टिस फॉलो करते थे, जो उनको देख के कंडक्ट दिखा गया कि वो इस तरीके से ये करते थे, उससे जो हमने सीखा उसे सुन्ना बोला गया। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट फेज में क्या हुआ? कोर लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम वर डिफाइंड एंड सेट। ठीक है, सेकेंड फेज की बात करें, ये फेज है फर्स्ट फॉर कैलिफ्स का। कैलिफ बेसिकली खलीफा वर्ड होता है, इंग्लिश में कैलिफ पढ़ते हैं। खलीफा कौन होता है? कि जो सक्सेसर है, जो बेसिकली आम भाषा में आपको बेसिक समझाऊं कि इस्लाम में जिसको रिलीजियस हेड माना जाए उसे खलीफा कहा जाता है। कि प्रॉफिट के बाद पैगंबर और कोई नहीं था, पैगंबर सिर्फ वही थे, उसके बाद खलीफा आए जो सक्सेसर माने गए। ठीक है, तो पहले जो 4 खलीफा थे, उन जो सक्सेसर थे बेसिकली, उनके फेज को सेकंड फेज हम यहाँ देख रहे हैं। पहले थे अबू बकर, जो फादर इन लॉ थे प्रॉफिट मोहम्मद के। सेकंड थे उमर इब्न अल खत्ताब, मोस्टली लोग उमर याद रखते हैं, आपको ना भी याद हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बहुत बेसिक है, पता हो तो कभी कभी आंसर लिखने में हेल्प होती है। बट ये पूरे पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मोस्टली लोग फर्स्ट नेम याद रखते हैं। तो फर्स्ट थे अबू बकर, जो उनके फादर इन लॉ थे। सेकंड थे उमर, इनको मारा गया था 644 सीई में, इनको असैसिनेट किया गया था। थर्ड इज उथमन, इनका असैसिनेशन हुआ था 656 सीई में।
एंड फोर्थ थे अली, ठीक है। ये इनके सन इन लॉ थे प्रॉफिट के, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 661 सीई में, ठीक है। इस फेस की मेन इंपॉर्टेंस क्या है? स्कैटर्ड डिवाइन रेवलेशंस जो थे उन्हें कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके कुरान के फॉर्म में, एक बुक के फॉर्म में एक जगह कोडिफाई किया गया था, ठीक है। थर्ड फेज की बात करें तो अली जो थे उनके दो बेटे थे, हसन और हुसैन। जब अली की डेथ हुई उसके बाद हसन जो है वो खलीफा बने, पर वो स्टेप डाउन कर गए इन दी फेवर ऑफ मुवैया फ्रॉम उमैयद फैमिली। अब ये हिस्टोरिकल डिटेल बहुत लंबी है, हम हमारे लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है। शॉर्ट में आपको बताऊं तो उनके बीच एक ट्रीटी हुई थी। बेसिकली जो मुवैया थे वो बार बार बगावत कह सकते हो कर रहे थे, और वो सीरिया की तरफ के थे, और वो नहीं रेडी थे कि हम इसमें नहीं मानते, वो खुद पावर चाहते थे एक्सेट्रा। तो हसन अग्री कर जाते हैं, एक ट्वीटी तय होती है उनके बीच कि ठीक है मैं सरेंडर कर रहा हूं, तुम बन जाओ, पर कुछ कंडीशंस पे हुआ था, हमारे लिए वो यहाँ पे बहुत रेलेवेंट नहीं है। बेसिक कंडीशंस थी कि कम्युनिटी की जो मतलब बेसिकली जो होली बुक की गाइडेंस है उसके हिसाब से चलेंगे, आप अपना गलत सलत काम नहीं करोगे, और भी गाइडलाइंस थी कि समाज में लोगों के साथ बुरा नहीं किया जाएगा, कुछ किसी को आप हरास नहीं करोगे एक्सेट्रा, एंड देयर वाज अ लॉट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत लंबा हो जाता है फिर, पर मेन बात यहाँ पे है कि हसन जो है स्टेप डाउन कर गए उनके फेवर में। लेटर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उनको पॉइजन करवाया, ठीक है। फिर जो कैलिफेट थी वो मूव कर गई डेमेस्कस को, और ये हेरिडिटरी बन गई। उसके बाद हेरिडिटरी किसे कहते हैं? वंश में आगे पास ऑन होना, ठीक है। अब काबिलियत के बेसिस पे नहीं, अब आपकी अगली पीढ़ी को पास ऑन हो रहा है। मुवैया के बाद कौन आए? येजिद, उनकी अगली पीढ़ी। हुसैन जो थे, जो हसन के छोटे भाई थे और अली के दूसरे बेटे थे, उन्होंने रेबल किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अपनी कहते हैं पावर का थोड़ा मिसयूज भी कर रहे थे। ये बहुत ग्रे एरिया माना जाता है, कई लोग ऑब्वियसली देखो रेस्पेक्टेबल सब हैं क्योंकि धर्म गुरु थे, पर आपस में इनके डिफरेंसेस हैं, वो रिलीजियस एंगल है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। हुसैन ने रेबल किया, बैटल ऑफ करबला हुआ और उसमें उनकी शहादत हुई, ठीक है। आप जो मुहर्रम देखते हैं, जो मुहर्रम का मंथ होता है, वो इन्हीं की शहादत के मातम में होता है, ओके। 10th डे ऑफ मुहर्रम इनकी डेथ हुई थी। शिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम लीगल डेवलपमेंट टू एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। थर्ड फेज की खासियत क्या है कि जो पहले लीगल डेवलपमेंट हो रहा था, अब फोकस शिफ्ट हो गया था एम्पायर को एक्सपैंड करने की तरफ, ठीक है। 750 सीई में उमैयद जो थे, जिससे मुवैया आए थे, जो उमैयद फैमिली से, उनको किसने ओवरथ्रो कर दिया था? अब्बासिड्स ने, अब्बासीज जो होते हैं, और अब शिफ्ट हो गई थी कैपिटल कैलिफेट की काइंड ऑफ बगदाद की तरफ। इजमा, कंसेंसस एंड कियास एनालॉजी वर एस्टैब्लिश्ड। हम आगे पढ़ेंगे प्राइमरी सोर्सेज में, जब हम सोर्सेज का लेक्चर करेंगे तो डिटेल में। बट इजमा बेसिकली होता है लोगों की कंसेंसस से जो बात तय हुई हो, आपसी सहमति से, एंड कियास एनालॉजी, ये इसी फेज में एस्टैब्लिश हुई थी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फेज देखोगे तो 1258 मोगल्स टुक ओवर, न्यू सेंटर कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज का इस्तांबुल है वो इमर्ज हुआ। 1924, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है क्योंकि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है लॉ के पर्पज से, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं, वो हिस्ट्री के लेक्चर में मिलोगे वहां बताऊंगी। 1924 में कैलिफेट एबॉलिश्ड बाय नेशनल असेंबली इन टर्की। खलीफा का जो एक पद था वो वहां पे एबॉलिश कर दिया गया। और इस फोर्थ फेज में 4 जो मेन सुन्नी के लीगल स्कूल्स हैं वो इस्टेब्लिश हुए। जब हम स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ का लेक्चर करेंगे उसमें हम प्रॉपरली इन स्कूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ फेज क्या है, जो आज का फेज कह सकते हैं? नीड टू सेपरेट इस्लामिक लॉ फ्रॉम रिलीजन। धर्म और लॉ थोड़ा फ्रेमिंग की नीड फील हुई। न्यू लॉज क्रिएटेड एज पर मॉडर्न सोसाइटी कीपिंग कोर प्रिंसिपल्स इन माइंड। इस्लाम के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए नीड फील हुई कि कुछ नए लॉ भी बनाने की जरूरत होगी। मुगल्स जो थे उनके टाइम पे देखो मुस्लिम लॉ ही यूज होता था हर किसी के लिए। ब्रिटिश के टाइम पे सिर्फ पर्सनल इश्यूज के लिए यूज होने लगा, ओके। एंड इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में आज बात करें तो थोड़ा मिक्स सिस्टम है। कुछ पर्सनल इश्यूज में सिर्फ मुस्लिम लॉ चलता है, आपके जो क्रिमिनल इश्यूज हैं उनमें आप पे सेक्युलर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लगता है, पर कुछ पर्सनल इश्यूज में लेजिस्लेशन का इंटरफेरेंस आज है। टेक्निकली रिलीजियस एंगल से बहुत लोग मानते हैं नहीं होना चाहिए, बट हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में और बेसिकली पार्लियामेंट के बनाए हुए लेजिस्लेशन के थ्रू टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं इवन इन पर्सनल लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अ बिग एग्जाम्पल इज ट्रिपल तलाक। बहुत लोग का मानना है धर्म में इंटरफेरेंस है, पर समाज को ध्यान में रखते हुए, द चेंजेस इन द सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, विमेन को ध्यान में रखते हुए बहुत से लेजिस्लेशंस गवर्नमेंट्स टाइम टू टाइम लाती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए मिक्स सिस्टम है आज की डेट में। फॉर एग्जाम्पल, शरीयत एक्ट अप्लाई होता है 1937 का, बट देयर आर एक्सेप्शंस, जैसे कि द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ ऑफिशियल रूल्स एंड एक्ट जो इंडिया में पास हुए हैं, ये पूरी लिस्ट है। हम इनमें से एक एक को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे लिए एग्जाम पर्पज से बहुत रेलेवेंट नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल दीज, पर इनमें से कुछ मेन है जिन्हें जरूर पढ़ा जाएगा।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पर्सनल लॉ है, डिवोर्स पर्सनल लॉ है, पर टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम विमेन जब आज के समय में फील हुआ कि नहीं, उनके सुरक्षा के लिए कुछ कानून लाना जरूरी है, तो लेजिस्लेशन वहां पे आएगा। ठीक है, तो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स जो है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, फिर आपका ये मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां मिक्स सिस्टम आ जाता है। ठीक है, सो वी आर डन विद द फर्स्ट लेक्चर हियर। इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का, क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इस्लाम का इमर्जेंस कैसे इमर्ज हुआ, कैसे ये बेसिक फंक्शनिंग में आया, कैसे चीज़ें स्प्रेड हुई, जिसका आगे और भी बेस आएगा जब आप स्कूल्स पढ़ोगे, सोर्सेस पढ़ोगे, आपको ये चीज़ें और डिटेल में समझ में आएंगी। बट दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर हेल्पफुल था, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू हाइप द लेक्चर, यू डू कनेक्ट विद अस ऑन आवर टेलीग्राम, क्योंकि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई अदर यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।